वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज किया न्यू डेवलपमेंट बैंक से कि वो इंडिया ने जो अभी एक नया डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन तैयार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपिटल इंफ्रा को फंड करने के लिए, जिसका अनाउंसमेंट इस बार के बजट में हुआ था, उसके साथ वो क्लोजली वर्क करे। मतलब एनबीडी असिस्ट कर दे हमारे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि इंडिया में कैपिटल इंफ्रा अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। बात करते हैं एनडीबी के बारे में। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। कौन ऑपरेट करता है? ब्रिक्स की कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन्हीं के नामों का एब्रीविएशन है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स के लीडर्स थे, उन्होंने 5वीं ब्रिक्स समिट के दौरान साउथ अफ्रीका के डरबन में 2013 में यह प्लान बनाया था कि हम एक अपना बैंक बनाएंगे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। फाइनली जब 2014 में अगली मीटिंग हुई, यानी कि 6th ब्रिक्स समिट हुई ब्राजील के फोर्टेलेजा में, तो वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। पर्पज ये था कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो ये जो 5 इमर्जिंग मार्केट हैं ब्रिक्स में, उनके बीच में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में है। वोटिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के विपरीत, वर्ल्ड बैंक में जिसका जितना कैपिटल शेयर होता है उसके वोट की वैल्यू भी उतनी होती है। यहां पर ऐसा नहीं है। हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री की जो वोट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, सभी को एक ही वोट असाइन किया गया है और किसी भी देश के पास न्यू डेवलपमेंट बैंक में वीटो पावर नहीं है। रूल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ना केवल ब्रिक्स कंट्रीज में बल्कि और जो अदर इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी। एट द सेम टाइम जैसे कई सारे और मल्टीलैटरल ओरिजिनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ भी कई तरीके से फाइनेंसिंग करता है क्राइसिस की कंडीशन में, तो वहां पर भी सप्लीमेंट करेगा ये जो ब्रिक्स का पूरा सिस्टम है वो। स्पेसिफिकली ये तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं। 2018 में जो एनडीबी है उन्हें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया है। इसके बाद ये एक्टिवली और फ्रूटफुल तरीके से यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। आर्टिकल बिम्स्टेक के बारे में है। बिम्स्टेक की 17th मिनिस्टीरियल मीट अभी हाल ही में चेयर की गई है श्रीलंका के द्वारा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एक्चुअली में है क्या? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मेंबर हैं। 1997 में इसे फाउंड किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसकी जो पहली समिट है वो 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। अगर आप मेंबर कंट्रीज को देखना चाहें तो मैप में देख सकते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। टोटल 7 देश हो गए जो बिम्स्टेक का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो 7 देश हैं ये आपस में अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी शेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए म्यूचुअली कोऑपरेट करें। जहां पर कॉमन इंटरेस्ट है वहां पर मिलकर काम करें। जो रीजनल रिसोर्स हैं या ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उसका इस्तेमाल करें सभी के फायदे के लिए। मेंबर्स के नाम मैंने आपको मैप में दिखाई दिए हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो साउथ एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड। चेयरमैनशिप जो है वो तो रोटेट करती रहती है। एक बार एक देश के पास है तो दूसरी बार दूसरे देश के पास जाएगी। ये रोटेशन अल्फ़ाबेटिकली होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1.5 बिलियन जो लोग हैं या फिर दुनिया की जो 22% ग्लोबल पॉपुलेशन है ओवरऑल, वो बिम्स्टेक में कवर हो जाती है। कंबाइंड जीडीपी 2.7 ट्रिलियन का होता है बिम्स्टेक की सभी कंट्रीज़ का, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये कई सारे सेक्टर्स में, एक्चुअली मैं बात करूँ तो 15 सेक्टर्स में वर्क करते हैं मिलकर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशरीज, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आर्टिकल यूएन वुमेन के बारे में है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी $3 लाख कंट्रीब्यूट किया यूएन वुमेन को, ताकि जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का जो उनका गोल है वो उसके लिए काम कर सकें। है क्या ये यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने का प्रयास करती है, वुमेन को एम्पावर करती है। 2010 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस की
जनरल असेंबली के द्वारा। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। इसके पहले देखिए 4 एंटिटीज हुआ करती थी यूएन सिस्टम में, जिनके नाम हैं डॉ, इंस्ट्रॉ, ओसागी और यूनिफेम। इन सभी को एक में मर्ज करके यूएन वुमेन बना दिया गया। फुल फॉर्म देखते हैं। डॉ का फुल फॉर्म है डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इंस्ट्रॉ इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ओसागी ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, और यूनिफेम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। सबको मर्ज किया, यूएन वुमेन बना दिया 2010 में। इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडीज हैं ये उनको सपोर्ट करती है, अगर कमीशंस वगैरह हैं, ताकि वो अच्छे से पॉलिसीज फ्रेम कर सकें, अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑप्ट कर सकें जो ग्लोबल लेवल पर एप्लीकेबल हैं। जो मेंबर स्टेट्स हैं ये उनको भी मदद करते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो करें। अगर उन्हें कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो मांग रहे हैं, तो यूएन वुमेन उनको वो भी देता है। एट द सेम टाइम जो यूएन सिस्टम है उसको भी अकाउंटेबल रखता है कि जो उनका जेंडर इक्वलिटी का गोल है वो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनके प्रोग्रेस को भी ये मॉनिटर करते हैं। E9 इनिशिएटिव के बारे में। E9 इनिशिएटिव न्यूज़ में रहा क्योंकि इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हाल ही में 9 देशों के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, जो बात करेंगे कैसे एक्सेलरेट किया जाए एजुकेशन को SDG 4 की तरफ। अब आपको याद होना चाहिए कि SDG 4 का जो गोल 4 था वो क्या था, वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में था, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी, यानी सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो इसी के तहत जो 9 ऐसे देश हैं जहां सर्वाधिक इलिटरेट यानी अशिक्षित लोग हैं, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग थी एक तरह से। तो ये पहली फेज को पूरा करेगी जो कि डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव की तरफ बात करता है। कोविड के टाइम में हमने और देखा है कि डिजिटल लर्निंग की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं और कई ऐसा बड़ा तबका है जिनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, तो वो एजुकेशन से कट चुके हैं। ये इनिशिएटिव जो 2020 में ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग हुई थी, उनकी 3 प्रायोरिटीज पे फोकस करता है, जो कि है टीचर्स को सपोर्ट करना, स्किल्स में इन्वेस्ट करना और डिजिटल डिवाइड को कम करना। डिजिटल डिवाइड हम कैसे कम करेंगे? अगर हम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उस सबको दे पाएँ तो वो डिवाइड कम हो जाएगा। तो अब बात आती है E9 इनिशिएटिव की। E9 इनिशिएटिव जैसे नाम से क्लियर है, एजुकेशन के बारे में और 9 देशों का इनिशिएटिव है जो 1993 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को के एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत ही आता है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, मैक्सिको, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ में से हैं और इनमें जो वर्ल्ड की 70% इलिटरेट एडल्ट्स हैं वो इनके अंदर रहते हैं। तो यहाँ अगर आपने एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा दिया तो बाकी दुनिया का आप SDG 4 का गोल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल की इनिशिएटिव की प्राप्ति करना, राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कंपैरेटिवली इजी है इनको याद करना। ये समिट किसके तहत लीड की गई थी और एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है वो कौन लीड करता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो लीड यूनेस्को कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट है, साउथ एशिया के बड़े देश इसका पार्ट है। इसका एम क्या है? लर्निंग नीड्स को पूरा करना, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, यूथ एंड एडल्ट्स एज वेल। ये शुरुआत असल में कहाँ से हुई थी? तो डकार फ्रेमवर्क ऑफ 2000 यानी 2000 में जो डकार फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत एजुकेशन फॉर ऑल समिट के अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि हम वर्ल्ड ओवर एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और फिर जब हमारे SDG गोल्स आए थे तो उसमें SDG 4 स्पेसिफिकली बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेटो के बारे में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई हमारी मेंबरशिप आप नेटो में जल्दी से पूरी कर दो, वरना हम रशिया के भेजे हुए जो अलगाववादी हैं उनसे लड़ते लड़ते हम परेशान हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? नेटो असल में है क्या? नेटो असल में एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो पहले बनी थी और इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत बनाया गया था। वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसे कहते हैं, 1949 में बनी थी। इसके मेंबर्स थे US, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। असल में ये जो सोवियत रूस था उसके डिफेंस में बनाया गया था, यूरोप को सोवियत रूस के प्रभाव से बचाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। समय के साथ इसकी मेंबरशिप बढ़ती चली गई। प्राइमरी इसका काम था फ्रीडम और सिक्योरिटी देना इस रीजन को, मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स से। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। इसका काम ही ये है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना और कोऑपरेट करना डिफेंस पे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। इनका मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव है वो है पीसफुल सॉल्यूशन। अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करी तो मिलिट्री पावर के साथ भी जाकर ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कलेक्टिव डिफेंस देता था एक्सटर्नल पार्टी से। ये इनका बेसिक ओवरव्यू था, पर असलियत ये थी कि ये सोवियत रशिया के खिलाफ बनाया गया था। तो इसके मेंबर्स कभी 12 हुआ करते थे, अभी 30 हैं। लेटेस्ट जो इसमें ज्वाइन किया गया वो 2020 में
उसका नाम था लेटेस्ट जो इसमें ज्वाइन किया वो है नॉर्थ मैकेडोनिया, और ये नेटो मेंबरशिप ओपन है किसी भी यूरोपियन स्टेट को जो कि इसकी ट्रीटीज़ को फॉलो कर सकता है, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक पीस की बात करता है, और नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। वर्चुअल इलेक्शन प्रोग्राम के बारे में, अब ये प्रोग्राम क्या है? ये असल में एक वर्चुअल प्रोग्राम है, नाम से क्लियर है, इंटरनेट के द्वारा रखा गया है, जिसे होस्ट किया था ECI ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मुझे उम्मीद है कि आपको ECI का आर्टिकल पता है, उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता है, राइट? तो जो ECI है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 2021 में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जो मैनेजमेंट बॉडीज हैं इलेक्शन की दुनिया भर की 26 देशों की, वो आई और उन्होंने भी इसमें बैठक में हिस्सा लिया, और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अटेंड किया था। क्या काम था इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का काम था जो पार्टिसिपेंट है उनको ओवरऑल ये दिखाना, ये बताना, ये इन्फॉर्मेशन देना कि कैसे जो इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे, क्योंकि देखिए जब भी ये बात करें तो इंडिया का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत बड़े लेवल पे होता है और ECI बहुत एफिशिएंटली इस पे काम करती है। तो जो भी इनिशिएटिव ये लॉन्च करते हैं वोटर फैसिलिटेशन को लेके, कोविड के टाइम में क्या क्या इन्होंने स्पेशल किया, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की, आगे अलग अलग राज्यों में इन्होंने क्या क्या इलेक्शन अंडरवे जो है वहाँ क्या क्या करने वाले हैं, ताकि बाकी देश भी सीख सके, राइट? इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन ऐसे प्रोग्राम एक बॉडी के तहत चलते हैं, एक एसोसिएशन के अंदर आते हैं। उस एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। जो भी दुनिया भर के देशों में जो बॉडीज़ वहाँ इलेक्शन कराती हैं उनका एक समूह है। ये 2013 में साउथ कोरिया में स्टैब्लिश किया गया और इसका सेक्रेटेरिएट भी साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर है। ये दुनिया का लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का, जिनका पूरा प्रयास है कि दुनिया भर में सस्टेनेबल डेमोक्रेसी को ग्रो किया जाए। कहने का मतलब कि अगर प्रोसीजर सही हो, वोटर्स को पता रहे कैसे उनको वोट देना है, उनको लिए सहूलियत हो वोटिंग देने की, और ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो, तो भी जाके डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। लोकतंत्र में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि जिसको आप वोट दें वोट उस तक पहुंचे। इसलिए दुनिया भर के जो मेंबर्स हैं वो साथ आते हैं, बॉडीज जो ऐसी हैं इलेक्शन कमीशन, वो मिल के बैठ के बात करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि एक दूसरे से क्या क्या सीखा जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और नॉलेज को शेयर किया जाता है। तो इसी तरह एक ही इनिशिएटिव है, एसोसिएशन है ए-वेब, जिसको 2019 से लेकर 2021 तक इसकी चेयर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, याद रखिए। ओपेक के बारे में बात करते हैं। हाल ही में कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से पैरेलली जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है ओपेक प्लस कंट्रीज में भी, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से अगेन गिरने लगे हैं। अब ओपेक का नाम आपने डेफिनेटली सुना है, ओपेक प्लस के बारे में भी समझ लेंगे। ओपेक फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 देशों का। 1960 में बनाया गया था। शुरू में 5 मेंबर्स एक साथ आए थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में कई सारे और देशों ने इसे ज्वाइन किया। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, हालांकि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। वर्तमान में जो ओपेक के मेंबर्स हैं 2000 अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड वेनेजुएला। ओपेक प्लस की बात करते हैं। इसे 2016 के अंतिम समय में बनाया गया। यह हुआ कि ओपेक के अलावा भी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी साथ में लिया जाए ताकि पेट्रोलियम के प्राइसेस को स्टेबलाइज रखा जाए। ओपेक प्लस में कुछ और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं 2000, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो ये सारी बातें ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। बात करता है रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग असल में एक कॉन्फ्रेंस है जो कि कहाँ हेल्ड होती है? न्यू दिल्ली में। नाम से क्लियर है, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इसका वीडियो एड्रेस किया था इसको, यानी उन्होंने इसको एड्रेस डिजिटली किया था। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल इवेंट है जिसमें कई देश और कई सेक्टर्स के लोग आते हैं, डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, और आकर वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे डिस्कशंस करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करता है कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है ORF, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है जिसका काम है रिसर्च और एनालिसिस को बढ़ावा देना। इसके साथ MEA मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ पे ग्लोबल लेवल के अलग अलग तरह के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो आते हैं और डिस्कस करते हैं कोऑपरेशंस और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और इसका पार्टिसिपेशन जैसे मैंने बताया तरह तरह के लेवल्स पे होता है। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स, स्टूडेंट्स, सभी इसके मेंबर्स होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स इसमें आते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सिंगापुर का एक फेमस शंग्रीला डायलॉग होता है जहाँ पे ग्लोबल मैटर्स पे डिस्कशन की जाती है। वर्ल्ड में काफ़ी
नाम है इसका, काफ़ी यहाँ जो भी डिस्कशंस होती हैं उसको हर जगह डिस्कस किया जाता है, पॉलिसी मेकर्स उसको कंसिडर करते हैं अपनी पॉलिसीज़ बनाते टाइम। तो उसी के तर्ज पे इंडिया में रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया था। 2021 की खास बात यह है कि इस बार यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्मेट नहीं हो रहा है, मतलब वन ऑन वन जो लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वो तो हो ही रहा है, साथ में डिजिटल डिस्कशंस भी होल्ड होंगी क्योंकि कोविड सिचुएशन है। इसकी थीम भी इस बार ऑलमोस्ट कोविड के आसपास रिवॉल्व कर रही है, यानी वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसकी थीम है। अब बात आती है असल में ORF है क्या। तो ORF एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, यानी ये एक इंडिपेंडेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, जो न्यू दिल्ली बेस्ड है और 3 सेंटर्स इसके मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में है। इसका काम है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी थिंकिंग और रिसर्च को बढ़ावा देना, चाहे वो इंडिया के किसी विदेश नीति के ऊपर हो या अलग अलग रीजन्स में कहाँ कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, क्या इंडिया को करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या प्ले आउट हो रहा है, इस पर एक नॉन पार्टिसन वेल रिसर्च एनालिसिस ये प्रोवाइड करता है, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको पढ़ सके, उनको भी एक तरह की नॉलेज मिल सके, या वो भी एक नई रिसर्च के बारे में जान सके। ये काम होता है एक थिंक टैंक का, जिसका नाम है ORF। तो ये हो गया रायसीना डायलॉग। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है UN फूड सिस्टम समिट 2021 के बारे में। सितंबर में UN अपना पहला फूड सिस्टम समिट करने वाली है। तो सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ कहा है कि सभी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाल में भारत की सरकार ने एक नेशनल डायलॉग होल्ड कराया था इसी फूड सिस्टम समिट के अंतर्गत, कि क्या क्या हमें फोकस करना चाहिए। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि UN की पहली समिट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद कि फूड सिस्टम असल में होता क्या है। देखिए, फूड सिस्टम के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ आपके प्लेट पे जो खाना पहुंच रहा है, उसको जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रोसेसिंग, आपकी प्लेट तक आना, आपका कंजम्पशन का पैटर्न, आप वही खाना क्यों खा रहे हैं, किस तरह का उसका नुकसान या फ़ायदा एनवायरनमेंट को होता है, क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, ये सभी कंपोनेंट पार्ट होते हैं फूड सिस्टम्स का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए UN फूड सिस्टम समिट होने वाली है। इसका काम क्या है कि हमारा 2030 का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पूर्ति है, यानी न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, एंड हंगर, जीरो हंगर, ये सब जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए एफिशिएंटली, उसके लिए ये समिट की जाएगी। तो इंडिया ने भी अपने स्टेट्स को कहा है कि आप भी जो सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, क्या क्या सेटअप है, क्या तरीके हैं, कंज्यूमर चॉइसेस और जो हैबिट्स है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर फोकस करते हुए एक डायलॉग बुलवाया था। तो ये फोकस करेगा कि कैसे दुनिया भर के जो फूड सिस्टम है नेशनली और ग्लोबली, उसको कैसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। और इनका काम होगा कि 5 एक्शन ट्रैक को ये फॉलो करेंगे कि पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, इनिशिएटिव्स जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जो अच्छे हैं, या और पार्टनरशिप की जा सके। तो 5 जो एक्शन ट्रैक हैं वो क्या है? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, इक्विटेबल लाइवलीहुड्स, रिजिलियंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ वही बातें हो रही हैं, किस तरह पोषक खाना अब तक पहुँच पाए, कैसे जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, हमारी जो आहार की प्रक्रिया है वो काफ़ी सस्टेनेबल हो पाए, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन हो जिससे एनवायरनमेंट को खतरा ना हो, इक्विटेबल लाइवलीहुड हो, और शॉक, स्ट्रेस, वल्नरेबिलिटी से हम बचे रहें। ये देखिए 5 इसके एक्शन ट्रैक होंगे। फूड सिस्टम क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वही सिस्टम जो खाना आपकी प्लेट तक पहुंचाता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इससे होता यह है कि सिर्फ आप नहीं खा रहे हैं जो खाना खा रहे हैं, उसमें पूरा एक एनवायरनमेंट का सेटअप इन्वॉल्व है, नेचर उस पर प्रभावित होता है, कुछ लोगों की और जिंदगियां उस पर निर्भर होती हैं। तो उन सभी को, उस पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा हेल्थ, हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर सब प्रिजर्व हो पाएंगे। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फूड सिस्टम हमें, हमारी फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, नेशंस को एक साथ लाता है। कैसे? आप ही सोचिए, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा उसका कंजम्पशन होगा, तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा है, नेशन को भी फ़ायदा है और इंडिविजुअल को भी फ़ायदा है। तो पूरा इसका जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा इस समिट में। अगला पॉइंट है वो है बोआओ फोरम के बारे में। ये असल में एक फोरम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पे बनाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या होता है? दुनिया के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है पॉलिसी लेवल पे। तो वैसा ही एक एशिया में बनाया गया है ये फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस का। हाल में इसकी ओपनिंग सेरेमनी चाइना के हेनान प्रोविंस में हुई। तो ये कॉपी एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एशिया के लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है हालांकि ये। तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलिया और 25 एशियाई देशों ने इसको शुरू किया था। अभी इसमें 28 देश इसकी मेंबरशिप ले चुके हैं प्लस ऑस्ट्रेलिया। 2001 में शुरू किया गया था ये। तो किस चीज़ के लिए? तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और एकेडमिक व्यू पॉइंट्स होंगे, डिस्कशन होंगी, देखा जाएगा कैसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को विषय में बढ़ाया जाए और कैसे कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट कर पाए। लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल अभी तक रही नहीं है। तो इसका जो नया जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ हुई है? हेनान प्रोविंस में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के बारे में है। यूएस का एक कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम।
उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है इंडिया के बारे में कि इंडिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का लगातार वायलेशन हुआ है 2020 में। ये रिकमेंडेशन उन्होंने यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को दी है। अब वहां का स्टेट डिपार्टमेंट इस रिकमेंडेशन को माने ना माने उनकी मर्जी, बट रिकमेंडेशन दे दी है। उनका यह कहना है कि 1998 के बाद जब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट आया, उसके बाद से जो भी देश इन्वॉल्व हैं लगातार रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन में, हम उनको इनलिस्ट करेंगे। इनफैक्ट यूएसए रिलीजियस फ्रीडम को अपने फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है और वो उसे प्रमोट करने का लगातार प्रयास भी करते हैं। अगर किसी कंट्री को सीपीसी, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न का डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि उस कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है और वहां की गवर्नमेंट इसे टॉलरेट कर रही है, मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वो उसे इस तरीके से इनलिस्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम उनके पास एक और लिस्टिंग है, स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज। कोई ऐसी कंट्री जो कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में तो नहीं जाती, लेकिन वहां पर भी रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, तो वो उस देश को स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज की लिस्ट में डाल देते हैं। रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है, यूएस की गवर्नमेंट चाहे तो इन रिकमेंडेशन को नजरअंदाज भी कर सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के बारे में है। न्यूज में इसलिए है बिकॉज इंडिया अभी हाल ही में इकोसॉक के 3 की बॉडीज में इलेक्ट हुआ है। वो 3 बॉडीज कौन सी हैं? पहला, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। दूसरा, यूएन वुमेन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और तीसरा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इन तीनों बॉडीज में इंडिया को इलेक्ट किया गया। सबसे पहले तो यूएन इकोसॉक की बात करते हैं। 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है। एक तो इकोसॉक हो गया, बाकी के 5 हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अभी ये काम नहीं करती। इसे काम दिया गया था कि जो देश अपना गवर्नेंस नहीं संभाल पा रहे हैं तो टेम्परेरी बेसिस पे उनका गवर्नेंस आप देखिए, जब वो अपना गवर्नेंस संभालने लायक हो जाए तो उनको फ्री करिए। तो अभी कोई देश ऐसा है नहीं जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल की गवर्नेंस की आवश्यकता हो, तो इनका काम खत्म हो गया है। आईसीजे और यूएन सेक्रेटेरिएट, ये टोटल 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, मतलब एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन इकोसॉक भी है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। एम की बात करें तो ये एक फोरम की तरह वर्क करता है जहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम ये पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देते हैं मेंबर कंट्रीज को कि आप ये करेंगे तो आपके यहाँ की इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। राइट नाउ इकोसॉक में 54 मेंबर स्टेट्स हैं। जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब उन 3 बॉडीज की बात कर लेते हैं जिसमें इंडिया इलेक्ट हुआ। पहला, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ये यूएन इकोसॉक का एक फंक्शनल कमीशन है, मतलब उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनका काम क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस को गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं? ताकि क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस में उन्हें मदद मिल सके। तो एक तरीके से मदद करते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की क्रिमिनल जस्टिस के फील्ड में। इसके 40 मेंबर स्टेट्स हैं जिनको इकोसॉक ही इलेक्ट करता है कौन कौन मेंबर होगा। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली दोनों ने मिलकर 1961 में WFP को बनाया, इसे फाउंड किया। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल सा है, नाम से ही स्पष्ट है। यह हंगर और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया से। सिग्निफिकेंस इनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप और जो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये उसके भी मेंबर हैं। ये इनकी सिग्निफिकेंस है। फंडिंग की बात करें तो इन्हें वॉलंटरी डोनेशंस वगैरह मिल जाते हैं दुनिया भर की सरकारों से, कॉरपोरेशन से, प्राइवेट डोनर्स भी कुछ पैसे दे देते हैं जिसके बेसिस पे WFP काम करता है। मेंबर्स की बात करें तो जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 36 मेंबर स्टेट्स होते हैं। कुछ जो बोर्ड होता है वो इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, पॉलिसी डायरेक्शंस देता है और WFP की जो भी एक्टिविटीज है उनको सुपरवाइज भी करता है। ठीक है, 2020 में WFP को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, इसको आपको जरूर से याद रखना है। हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। यूएन वुमेन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है यूएन वुमेन। इसे 2010 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में वुमेन को एम्पावर किया जाए और जेंडर इक्वलिटी के लिए वर्क किया जाए। ये
पूरी दुनिया भर में वुमेन की नीड्स को एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि OPCW के बारे में है। न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज इंडिया के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं कैग CG मुर्मू जी, उन्हें अभी सिलेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनका टर्म 2021 से स्टार्ट हो रहा है और 3 सालों के लिए होगा। बात करते हैं OPCW के बारे में। OPCW एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब साफ है दुनिया भर की सरकारें इसमें होती हैं। इंप्लीमेंटिंग बॉडी है ये। इंप्लीमेंटिंग बॉडी किसके लिए है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल वेपन कन्वेंशन के लिए ये एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में आपको बता दूं कि ये 1993 में साइन किया गया था और 1997 में एग्जिस्टेंस में आया। वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं। एम की बात करें तो देखिए दुनिया में आज भी केमिकल वेपन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और केमिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहां पर जो केमिकल यूज होता है उसका इस्तेमाल भी वेपन के तौर पे किया जा सकता है। तो ये जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करवाते हुए, उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाते हुए एक ऐसा विजन तैयार करता है कि पूरी दुनिया को केमिकल वेपन से फ्री करना है। ठीक है, और केमिकल वेपन कन्वेंशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। इनके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं। दुनिया में जो भी केमिकल वेपन्स हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करवाना है और इसका इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो कि हाँ ये डिस्ट्रॉय हो गए। केमिकल इंडस्ट्री को हम मॉनिटर करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह में भी केमिकल है उसका भी इस्तेमाल वेपन के तौर पे हो सकता है, तो उसे भी मॉनिटर किया जाए कि उसका मिसयूज ना हो। एट द सेम टाइम असिस्टेंस और प्रोटेक्शन दिया जाए स्टेट पार्टीज को कि अगर कोई केमिकल थ्रेट है तो उसे कैसे हैंडल करना है। OPCW के पावर्स की बात करें तो इनके पास अधिकार होता है कि जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं ये वहां पर जा सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो भी साइट्स हैं वहां पर टेस्टिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी केमिकल वेपन का अटैक किया गया है तो जो भी वो प्रभावित लोग हैं वहां पर वो जाके उनसे जांच पड़ताल कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, ताकि उन्हें आइडिया लग सके कि वास्तव में ये अटैक था या नहीं था। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये बात हो चुकी है। यहां पर देखिए हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड्स के हेग में है। सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करें तो OPCW को 2013 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। यूएन के साथ इसके रिलेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2001 में एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था OPCW और यूएन के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत जो OPCW है ये अपने इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट और एक्टिविटीज जो है यूनाइटेड नेशंस के सामने रखता है। उनका जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल है उनके सामने अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, देखिए हमने यहाँ इंस्पेक्शन किया है। यूएन भी जानता रहे कि दुनिया में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, OPCW के जरिए। तो ऑल्दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूएन बट वो अपनी जानकारी वगैरह उनके साथ शेयर करते हैं और उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करते हैं रिपोर्ट्स की। अगला आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट दंतक के बारे में है। प्रोजेक्ट दंतक अभी अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहा है भूटान में। इस प्रोजेक्ट को 1961 में स्टार्ट किया गया था भूटान में। किसने स्टार्ट किया था? इंडिया और भूटान की गवर्नमेंट ने मिलकर। उस समय वहां के जो तीसरे राजा थे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि भूटान में इंफ्रा को डेवलप किया जाए, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और जो बाकी लैंडमार्क इंफ्रा है उसे भूटान में डेवलप करने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट दंतक के जरिए इंडिया ने ली थी। नोडल एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को बनाया गया था। क्या अचीवमेंट्स रही अभी तक प्रोजेक्ट दंतक के तहत BRO की? प्रोजेक्ट दंतक ने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया था 1968 में, जहां उन्होंने समद्रुप जोंखर को त्राशिगैंग से कनेक्ट किया। देखिए इंडिया के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उनको भूटान के इंटीरियर से कनेक्ट किया जा रहा था। देखिए ये है समद्रुप जोंखर और ये है त्राशिगैंग, अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। इन दोनों लोकेशंस को, यहां पर पेन ले लेता हूं मैं, ये दोनों लोकेशंस को कनेक्ट किया गया। ये पहली अचीवमेंट रही। उसी साल यहां पर देखिए फिनशोलिंग, ये जो लोकेशन है बॉर्डरिंग, इसको थिम्पू से कनेक्ट किया गया। तो काफी ज्यादा कनेक्टिविटी पे वर्क किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। एट द सेम टाइम पारो एयरपोर्ट बनाया गया, हाईवेज, टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर इंफ्रा, और यहाँ पर सेरुपशे कॉलेज, कांगलुंग और इंडिया हाउस एस्टेट, ये सब बनाया गया। सब कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस सामने है तो देख लीजिए एक बार। मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज जो दूर दराज के इलाकों में स्टैब्लिश की गई प्रोजेक्ट दंतक के तहत, वो इलाकों में पहली थी जिनको इंडिया की तरह वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट दंतक के तहत फूड आउटलेट भी चलाए जाते हैं। फेमस तख्ती कैंटीन चलती हैं जहाँ की समोसे और जलेबियां बहुत फेमस हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से फ्यूनशोलिंग से थिम्पू जा रहा है
तो वो यहाँ पर जो फूड आउटलेट्स हैं उन पर जरूर रुकता है और खाता पीता है। आर्टिकल सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? काफी लंबे समय से इस इनिशिएटिव की बात हो रही है। अभी हाल ही में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसे फॉर्मली लॉन्च किया, औपचारिक रूप से। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है सप्लाई चेन को लेकर, उसे कम करना इसका एक की ऑब्जेक्टिव है। वैसे इसकी बात सबसे पहले USA ने की थी, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंटरेस्ट दिखाया वो जापान ने दिखाया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में आ गए। अब बार बार एक वर्ड आ रहा है सप्लाई चेन। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, देन समझेंगे मतलब सप्लाई चेन रिजिलियंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सप्लाई चेन के बारे में। हर देश दूसरे देश से कुछ मंगाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना आसान नहीं होता कि आपने फोन घुमा दिया कि राजू भैया 10 स्पाइरल बुक्स भेज दीजिए और राजू भैया ने भेज दी और आपको मिल गई। इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कंट्री में एक सप्लाई चेन स्टैब्लिश करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि दूसरे देश में कौन चिंटू मिंटू पिंटू है जो एक्सपोर्ट का काम करता है। आप उनसे बातचीत करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो उस सामान को आप तक पहुंचाने का मैकेनिज्म ऑप्ट करेंगे, कुछ एडवांस लेंगे, फिर कस्टम और वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होता है उसे क्रॉस करते हुए वो मटेरियल आप तक आएगा। फिर आप उसे जो भी यहाँ पे कंपनीज उसका इस्तेमाल करती हैं उन तक पहुंचा देंगे। ये एक पूरी सप्लाई चेन बनती है। सप्लाई चेन में 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 1, मटेरियल का फ्लो होता है। ये मटेरियल रॉ भी हो सकता है, रेडीमेड भी हो सकता है। मान लीजिए चिंटू ने आपको कोई मटेरियल भेजा तो मटेरियल आप तक पहुंचा। दूसरा, आप चिंटू को पैसे देंगे यानी कि मनी का फ्लो होगा। और तीसरा, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। आप बताते हैं कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो आप तक पहुंचा। तो मनी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन, इन तीनों का फ्लो बहुत ही की कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन में। अब देखिए, सप्लाई चेन कोई बार बार तोड़ता या बनाता नहीं है। एक बार आपकी चाइना के चिंटू से बात हो गई तो आपको जब भी सामान मंगाना होगा आप चिंटू को कॉल घुमा देंगे। सप्लाई चेन को बनाने में समय भी लगता है। लाइक अभी कुछ समय पहले जब USA ने मना किया कि हम इंडिया को वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं देंगे, तो लोगों ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसी दूसरे देश से रॉ मटेरियल मंगा ले। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश में सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। अब आप सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंस तो समझ गए होंगे। सप्लाई चेन रिजिलियंस का क्या मतलब है? अभी जो इंडिया का केस है वो चांदनी चौक टू चाइना है। ज़्यादातर चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं। चाइना के साथ कई सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन है। कोविड के समय में उनका सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। ऐसे समय में हमारे पास कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। हमें नमस्ते जापान, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटिव्स के साथ भी काम करना चाहिए। हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे अगर चाइना ऐठ गया, उसने चिंटू से कहा कि नहीं अब इंडिया कुछ नहीं जाएगा, तो हमारी बात पहले से ऑस्ट्रेलिया के मिंटू से हुई रहनी चाहिए ताकि समय ना लगे, हम तुरंत अपना सप्लाई चेन शिफ्ट कर दें। इसे ही कहा जाता है सप्लाई चेन रिजिलियंस। कोई डिसरप्शन आ जाए डिफिकल्ट टाइम में तो हमारे सप्लाई चेन के जो सोर्सेस हों वो डाइवर्सिफाइड हों। हम किसी एक ही कंट्री पर, किसी एक ही ट्रेडर पर डिपेंडेंट ना हो। डिसरप्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, एट दैट टाइम हमारे पास एक डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होने चाहिए सप्लाई चेन के लिए। तो आप इन दोनों चीजों का मतलब समझ गए। तो इस सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि हमें एक सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ रीजन में हो सके उसके लिए। प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो सप्लाई चेन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ये तीनों देश आपस में शेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बायर्स और सेलर्स के। हमें पता तो चले ना कि वहां कौन है जो ये चीज हमें सप्लाई कर देगा। उससे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, स्टेक होल्डर्स इन प्रमोशन इवेंट्स में मिलेंगे तो नई नई सप्लाई चेन्स क्रिएट्स होंगी। पॉलिसी एरियाज क्या होंगे? डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे सप्लाई चेन को एनहेंस करने के लिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करेंगे ये तीनों देश। मीटिंग की बात करें तो तीनों देश के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो साल में कम से कम एक बार मुलाकात करेंगे और SCRI के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। ये सभी देश आपस में अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में जो सप्लाई चेन है उसे एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, जिसमें चाइना के ऊपर कम डिपेंडेंसी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन राइट वॉच के बारे में है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अभी ये कहा कि इजराइल लगातार अपार्थेड यानी कि नस्ल भेद का जो अपराध है वो कमिट कर रहा है, जो ज्यूइश डोमिनेशन है उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जो पैलेस्टीनियंस उनके रीजन में है या फिर अरब पॉपुलेशन है उसके खिलाफ वो भेदभाव करते हैं। ये न्यूज निकल के आई। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ये एक इंटरनेशनल NGO है, न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड है। ये रिसर्च और एडवोकेसी करते हैं ह्यूमन राइट के लिए। अब यहां पर इनका जो बाकी का फंक्शन है, देखिए ये कब एग्जिस्टेंस में आए। 1978 में इसे
एक एनजीओ के तौर पे फाउंड किया गया था रॉबर्ट एल बर्नस्टीन और आयरे नेयर के द्वारा। एक प्राइवेट एनजीओ था। हेलसिंकी वॉच उस समय इसका नाम हुआ करता था। 1975 में हेलसिंकी अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें ह्यूमन राइट को इंश्योर करने की बात की गई थी। यह एनजीओ बना था कि यह पता करें कि सोवियत यूनियन कंप्लाई कर रहा है इससे कि नहीं कर रहा है। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि हेलसिंकी जगह कहां पर है, यह आप मुझे बताइएगा। यह जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, यह प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, जो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट एब्यूसर्स हैं उनके ऊपर, कि वो इस एब्यूज को छोड़ दें, ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करें। ये रिफ्यूजी, चिल्ड्रन, माइग्रेंट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एडवोकेट करते हैं, उनकी बातें रखते हैं सरकारों के सामने। ह्यूमन राइट वॉच को 1997 में नोबेल पीस प्राइज मिला। सीधे सीधे कहूं तो डायरेक्टली नहीं मिला। एक्चुअली में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वो इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस को मिला था, और ह्यूमन राइट्स वॉच इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो कुल मिला के इनको भी मिल गया। 2008 में एक जो ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन, जो हथियार वगैरह होते हैं, उनको बैन करने की बात की गई थी, उसमें भी इनका की रोल था। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।